हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास फिर एक अच्छी डाउट प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि आप सभी के साथ इसको शेयर करते हैं। क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन पर बेस्ड है और इसमें इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो जनरल इक्वेशन होती है उस जनरल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। उसका इसमें इंट्रोडक्शन होगा, उसमें इसका यूज़ होगा। तो सिचुएशन ये है कि एक in the figure shown the spring is relaxed and the mass m is attached to the spring। तो इनिशियली स्प्रिंग कैसी है, रिलैक्स्ड है, मास m is attached to the spring, the spring is compressed by 2a। फिर स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया है, 2a, यानी कि ये इसकी मीन पोजीशन थी, फिर इसको कंप्रेस किया हमने 2a एंड रिलीज्ड एट t इक्वल टू 0। फिर इसको t इक्वल टू 0 पे स्प्रिंग को रिलीज किया। फिर क्या होता है, मास m कोलाइड्स विद द वॉल एंड लूजेज 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, लूजेज 2/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड रिटर्न्स, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 फाइंड द टाइम टेकन बाई इट टू कम बैक टू रेस्ट अगेन। यानी इस ब्लॉक को यहाँ से जाने, जब हमने इसको कंप्रेस किया स्प्रिंग को 2a, तब से स्टार्ट करके और वॉल को हिट करके और वापस आने में कितना टाइम लगेगा। वापस आने से इसका मतलब ये है कि वापस जब ये आएगा तो जहाँ पर रुकेगा तब तक का टाइम निकालना है, यानी 2a कंप्रेस होने के बाद यहाँ तक और फिर वापस आने तक का टाइम, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसमें अच्छी बात यह है कि √m/k की वैल्यू कितनी दी है, 12/π के बराबर दे दी गई है, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब ये जो सिचुएशन है क्वेश्चन में, इस सिचुएशन को हम थोड़ा और अच्छा डायग्राम बना के समझ लेते हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये ब्लॉक रखा हुआ है और एक वॉल ये है, दूसरी वॉल वो है। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। और वॉल से इस ब्लॉक की डिस्टेंस कितनी है, a के बराबर है, ठीक। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने कंप्रेस किया, इस ब्लॉक को शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में 2a। तो स्प्रिंग में क्या हो गया है, कंप्रेशन। स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हो गया है, 2a के बराबर। यहाँ पर स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं था और 2a कंप्रेस करके हम यहाँ से इसको रिलीज करेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन से स्प्रिंग को जितना कंप्रेस करके या जितना पुल करके हम छोड़ते हैं, वही डिस्टेंस उसका एम्पलीट्यूड बन जाती है। तो जो ये डिस्टेंस है 2a, ये इसका क्या होगी, एम्पलीट्यूड, और ये है मेन पोजीशन। ये है इसकी मेन पोजीशन। मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पर इस पर नेट फोर्स 0 है, तो ये मेन पोजीशन होगी, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और एम्पलीट्यूड कितना है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि 2a के बराबर है। यहाँ से इसको ब्लॉक को हम रिलीज करते हैं, t इक्वल टू 0 पर यहाँ से रिलीज किया, t इक्वल टू 0 पर यहाँ से रिलीज किया, तो ये ब्लॉक यहाँ मूव करेगा। अगर ये वाली वॉल नहीं होती तो ये ब्लॉक यहाँ से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2a, तो मेन पोजीशन के राइट साइड में भी कितना जाता है, ये 2a तक जाता है। लेकिन बीच में वॉल आ गई है, तो इसलिए वॉल से इसका कोलिजन हो जाएगा। जब ये कोलिजन होगा तो ये मेन पोजीशन से कितना दूर है, a, जबकि एम्पलीट्यूड कितना है इसका, 2a के बराबर है। ये इंफॉर्मेशन हमें या इस चीज़ को हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, टाइम कौन सा निकालना है हमको, टाइम निकालना है यहाँ से ब्लॉक वॉल तक गया, वॉल के साथ इसका कोलिजन हुआ, इस कोलिजन में इसने 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी को लूज किया, 2/3 दिया हुआ है इसमें, तो ये 2/3 काइनेटिक एनर्जी को इसने लूज किया। और 2/3 काइनेटिक एनर्जी को लूज करने के बाद जब ये वापस आएगा तो मेन पोजीशन तक आएगा, मेन पोजीशन पर ये रुक नहीं पाएगा और ये फिर लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ऑब्वियसली जब ये काइनेटिक एनर्जी लूज कर चुका है तो मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड में फिर उतनी डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं करेगा, यानी कि ये 2a डिस्टेंस ट्रेवल करने से पहले ही रुक जाएगा, ठीक है। तो हमको एक तो ये टाइम निकालना होगा, फिर जब ये वापस आएगा तो यहाँ तक का टाइम निकालना है।
अब ये टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमको क्वेश्चन को दो हिस्सों में सॉल्व करना पड़ेगा, दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा हम कौन सा टाइम निकालते हैं? पहला टाइम हम निकालते हैं जब ब्लॉक यहाँ से और यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो जब ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट करेगा तो इसकी ये एक्सट्रीम पोजीशन है ब्लॉक की, ये है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन से अगर ब्लॉक स्टार्ट करता है और हम मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन है, लेफ्ट साइड का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव और राइट साइड के डिस्प्लेसमेंट को ले लेते हैं हम पॉजिटिव, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू मैं इसको a यूज़ नहीं करता हूँ जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये जनरल इक्वेशन है। लेकिन अगर ये यहाँ से स्टार्ट करता है एक्सट्रीम पोजीशन से अपना मोशन, तो इसकी इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू a एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है 2a के बराबर है, तो उसको मैं लिखूंगा 2a साइन ओमेगा टी, और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है जहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है -2a के बराबर, तो मुझे -2a चाहिए t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। हम चाहें तो इसको +3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं या माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू -2a कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ये किस मोशन के लिए है, ये कौन से वाले मोशन की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इस मोशन की जिसमें ये t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है अपना मोशन और एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है जब इसका डिस्प्लेसमेंट -2a के बराबर है, ठीक। अच्छा, अब ये ब्लॉक चलना शुरू करेगा, यहाँ पर जाके हिट करेगा इसको, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाने का टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इनिशियल पोजीशन तो क्या थी इसकी, t इक्वल टू 0 पर पोजीशन कितनी है -2a। अगर इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रखो तो cos 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 और x इक्वल टू -2a। अब यहाँ पर जब ये हिट करता है तो ये डिस्टेंस कितनी है a के बराबर, यानी x इक्वल टू a हो जाएगा। मेन पोजीशन से डिस्टेंस कितनी, x इक्वल टू a, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं, तो ये आएगा x इक्वल टू a इक्वल टू -2a कॉस ओमेगा टी, और सिंप्लीफाई करें फर्दर इसको तो ये बनेगा कॉस 2 पाई बाई टी, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख लेते हैं जिसमें ये वाला टाइम पीरियड है, कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये -1/2 आया। इसके बाद इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करें तो 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इक्वल टू ये -1/2, कॉस की वैल्यू कितने पर होती है 2 पाई बाई 3 पर, तो 2 पाई बाई 3, तो t इक्वल टू कितना आता है सॉल्व करने पर, t इक्वल टू आएगा ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और t इक्वल टू t/3। अब t/3 क्या है, टाइम पीरियड कितना होगा इसका, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है वो केवल मास पर और स्प्रिंग कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या बाकी किसी फैक्टर पर या एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 1/3 और टाइम पीरियड को 2 पाई √m/k। अब यहाँ पर √m/k कितना है 12/π है, तो वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 1/3 इंटू 2 पाई इंटू √m/k 12/π, तो 12/π, तो कितना है, पाई से पाई कैंसिल होगा और 3 से कैंसिल कर देते हैं 12 को, तो 4 एंड 4 इंटू 2 8, तो हमको ये जो टाइम मिलता है t इक्वल टू 8 सेकेंड, ठीक है। या t1 लिख देता हूँ मैं, t1 इक्वल टू 8 सेकेंड। तो कहाँ से कहाँ तक का टाइम है ये, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट किया और वॉल को इसने हिट किया, तो हिट करने तक का जो टाइम है t1 वो आता है 8 सेकेंड के बराबर, ठीक है। एक पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया।
अब हमको कैलकुलेशन करना है कि जब ये वापस लौट के आएगा कोलिजन के बाद तब क्या होगा। तो उसके लिए क्वेश्चन स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए मुझे कैलकुलेशन के लिए, तो क्वेश्चन को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम को भी थोड़ा छोटा कर दिया है। अब हम बात करेंगे किस सिचुएशन की, जब ये ब्लॉक यहाँ से टकरा के लौटता है। तो ब्लॉक ने यहाँ पर हिट किया और जब ये टकरा के लौटेगा तब क्या होगा, ठीक है। तो हमसे ये कहा गया है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/3 काइनेटिक एनर्जी 2/3 काइनेटिक एनर्जी लूज करता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से हम इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कंप्रेशन था स्प्रिंग में, वो कंप्रेशन कितना था 2a के बराबर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हम लिखेंगे हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इंटू 2a का स्क्वायर प्लस यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वल्स टू, जब ब्लॉक यहाँ पर पहुँचेगा तो हिट करने के ठीक पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है। तो मैं फिर यहाँ पर लिखता हूँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के a स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यहाँ तक स्प्रिंग कैसी है नेचुरल लेंथ में है। जब ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होगी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग 0। फिर ब्लॉक जब यहाँ पर पहुँचा तो अब ये कितनी एलोंगेट हो चुकी होगी स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया होगा a। स्प्रिंग में एलोंगेशन a आ गया, इसलिए स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के a स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख लिया के ई ही लिख देता हूँ, चलो उसको काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो उसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमको मिलेगा 1/2 4 के a स्क्वायर माइनस, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो 1/2 के a स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये है बिफोर कोलिजन वाली, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई किया तो ये होगा 3/2 के a स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अच्छा, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू 2/3 तो इसने लूज कर दी है, तो बची कितनी 1/3। तो मैं लिखता हूँ 1/3 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल कितनी है 3/2 के a स्क्वायर। तो 3/2 के a स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आ जाती है, कुछ कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं, 1/2 4 और ये आ जाएगी 3 से 3 कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन 2/3 लूज किया था ना इसने, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो बचेगा 1/3। तो इसका 1/3 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ हाफ के a स्क्वायर। तो हाफ के a स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है आफ्टर कोलिजन। अब हम फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसमें लगाते हैं। जब ये कोलिजन के बाद यहाँ पर आएगा तो यहाँ से हम मान लेते हैं कितना दूर जाके रुका ये। जब ये वापस आता है तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है, इसको हम कितना ले लें, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि सपोज ये है x1 लिख लेते हैं। ये x1 डिस्टेंस पे जाके रुक जाता है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ के a स्क्वायर आफ्टर कोलिजन वाली, यहाँ पर स्प्रिंग में एलोंगेशन कितना a है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हाफ के a स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से जब ब्लॉक आकर रुका तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हाफ के x1 स्क्वायर, ठीक। ये x1, तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँगा कि x1 कितना आता है। तो हाफ के a स्क्वायर प्लस हाफ के a स्क्वायर मिला के ये हो जाएगा के a स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के x1 स्क्वायर। के से के उड़ गया
तो x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर, तो x1 इक्वल टू आएगा √2a। ठीक, ये √2a हो गया। अब √2a क्या हुआ, इसका नया एम्पलीट्यूड हुआ, क्योंकि मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में इसका कितना हो रहा है, √2a के बराबर। तो एम्पलीट्यूड कितना है इस वाले मोशन का, कोलिजन के बाद इसका एम्पलीट्यूड होगा √a के बराबर। अब मुझे जो टाइम कैलकुलेट करना है, वो टाइम मुझे निकालना है कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक आने का टाइम। तो मुझे वो इक्वेशन लिखनी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जिसमें ये पार्टिकल इनिशियली यहाँ पर हो, यानी कि a पर, जबकि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a√2 है। ठीक है, और a पर हो, a से ये स्टार्ट करे यहाँ से और फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन तक आए। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, a से। तो इसकी इक्वेशन जो मैं लिखूंगा, हालांकि मैं क्लास में तुमको डायरेक्टर सर्कल से पूरी इक्वेशन लिखना बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा। मैं इक्वेशन थोड़ा सा आइडिया देके और इक्वेशन डायरेक्ट लिखूंगा। तो जनरल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, जिसमें a एम्पलीट्यूड होता है। तो इस बार एम्पलीट्यूड कितना है, √2a, तो √2a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। अब इनिशियल फेज क्या लिखना है, इनिशियल फेज हमको इस तरह से सेट करना है कि ये इनिशियली t इक्वल टू 0 पर कहाँ पर हो, a पर हो, a आना चाहिए t इक्वल टू 0 पर। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि हम इस तरह से डायरेक्टर सर्कल से बनाया करते थे कि जो एम्पलीट्यूड है इसका वो तो कितना है, कितना आया था एम्पलीट्यूड इसका, a√2 के बराबर। ठीक है, √2a के बराबर, यानी कि ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है, a√2 है। लेकिन पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहाँ से स्टार्ट करता है मोशन, a से, यानी कि यहाँ कहीं से। ये डिस्टेंस कितनी है, a है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकल जो सर्कल पर हम लेंगे वो कहाँ पर लेंगे, ये यहाँ से आ रहा है इधर, तो इसको मुझे लेना होगा यहाँ, क्योंकि जब ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा होगा तो ये ब्लॉक जा रहा होगा लेफ्ट साइड में। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। तो ये एंगल आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है, ये 90 है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 45। ठीक है, 90 + 45 टोटल एंगल होगा। अब स्पेस यहाँ पर नहीं है और मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो मैं इसको मिटाता हूँ। ये इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो 90 + π/2 मुझे लिखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। तो x इज इक्वल टू √2a sin ओमेगा t प्लस π/2 प्लस π/4। डायरेक्टर सर्कल से हमको पता चला कि ये जो है इस समय t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल करस्पॉन्डिंग यहाँ पर है, तो ये टोटल एंगल कितना है, π/2 प्लस π/4। तो इक्वेशन आ जाती है x इक्वल टू √2a, साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा cos ओमेगा t प्लस π/4। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, x इक्वल टू √2a cos ओमेगा t प्लस π/4। ठीक है, बढ़िया सवाल है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और इसमें टाइम हमको ज़्यादा सॉल्व करने में इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब आप अपने आप सॉल्व करोगे खुद के लिए, किसी को एक्सप्लेन नहीं करना होता है, तो हम यही क्वेश्चन बड़े जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो इक्वेशन है x इक्वल टू √2a cos ओमेगा t प्लस π/4, x इक्वल टू √2a cos ओमेगा t प्लस π/4। अब हमें टाइम कहाँ तक आने का निकालना है, यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर आके रुक गया है, ये कितना है, a√2 नया एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो मैं इसमें x की क्या वैल्यू रखूँगा, x की वैल्यू रखनी चाहिए मुझे a√2, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं होगा क्योंकि हम मेन पोजीशन के लेफ्ट साइड में है और हमने डिसाइड किया था कि मेन पोजीशन की जो लेफ्ट साइड है उसको हम लेंगे विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूँगा इसका -a√2 इक्वल टू √2a
cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आएगा cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू -1 √2a कैंसिल हो गया तो ये -1 आया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये होगा ओमेगा टी प्लस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इक्वल टू -1 कितने पर आएगा, ये पाई पर। जब इसकी वैल्यू पाई होगी तो ये -1 आएगा और ओमेगा को लिख लेते हैं 2 पाई बाई टी। इस वाले टी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे T1 निकाला था पहले, ये वाला T2 या T लिखा रहने देते हैं अभी, इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये होगा 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। ठीक, अच्छा अब ये आएगा T इक्वल टू पाई से पाई उड़ा दो तो ये होगा T इक्वल टू, ये T ऊपर पहुंच जाएगा, 2 नीचे पहुंचेगा तो 3/8 T इतना आया। T को हमने पहुंचा दिया ऊपर, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो ये हुआ 3/8 इंटू T के बराबर। इतना काम हो गया। अच्छा अब T को कितना लिख सकते हैं हम? T स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड होता है सिंपल, केवल m और k पर डिपेंड करता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो अब इस T की वैल्यू आएगी, 2 से इसको कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 4, तो 3 पाई बाई 4 और अंडर रूट m बाई के क्वेश्चन में कितना था 12/पाई, तो ये हुआ 12/पाई, पाई से पाई कैंसिल और ये 4 3 12 और ये आया 9। तो ये टाइम है T2 मान लेते हैं इसको, तो T2 टाइम आया 9 सेकेंड। ठीक, अब टोटल टाइम कितना लगा इसको, यहां से हमने कंप्रेस किया था, यहां से जब रिलीज किया T इक्वल टू 0 पर, तो यहां तक जाने का जो टाइम है यहां तक जाने का जो टाइम था इसका T1, वो T1 टाइम कितना आया है 8 सेकेंड। फिर कोलिजन हुआ, कोलिजन में इसने काइनेटिक एनर्जी लूज की, काइनेटिक एनर्जी लूज करने के बाद फिर ये वहां से वापस आया और वापस आके कितनी डिस्टेंस पर रुका, ये a√2 पर। वापस आने के बाद ये रुका है इस a√2 डिस्टेंस पर। ठीक है, तो यहां तक आने का जो टाइम है इसका वापस का, उसको लिखा मैंने T2 और वो कितना है 9 सेकेंड और ये कितना था 8 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो इसको लगा, टोटल टाइम है T1 प्लस T2 यानी 8 प्लस 9, टोटल 17 सेकेंड। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखना आना चाहिए, जहाँ से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है या T इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन था और इसका सोल्यूशन है। बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही किसी क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज़ याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स आप जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसमें भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।